इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर वन मेजर पेपर वन आप सभी बच्चों का हिस्ट्री पढ़ा रहा था। मैं आप सभी बच्चों को इसमें मैंने आप सभी बच्चों को अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी बच्चों को सेमेस्टर वन में दो सवाल पढ़ा दिए थे, जिसमें हमने आप सभी बच्चों को भारत के इतिहास के बारे में कुछ कुछ जानकारी बताया था। साथ ही साथ हमने आप सभी बच्चों को बेसिकली ये सवाल करवाया था कि डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और साथ ही साथ हमने मेडिवल हिस्ट्री यानी कि जो मध्यकालीन भारत था उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, ये हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप सभी बच्चों को याद है तो ये सवाल हमने कंप्लीट किया था। ये सिलेबस था, इस सिलेबस के हिसाब से हम लोग आपको पढ़ा रहे थे, जहाँ पर हिस्ट्री एंड आउटलाइन ऑफ ग्लोरियस भारत ये हमारे पेपर का नाम है। इसमें यूनिट वन में कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष था, यूनिट टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री था, और यूनिट थर्ड था हमारे पास इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन कल्चर, और यूनिट फोर जो हमारे पास है वो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक ट्रेडिशन है, ये चौथा यूनिट हमारे पास। इस प्रकार ये सिलेबस था, इसी सिलेबस के हिसाब से हम लोग आपको पढ़ा रहे थे। तो पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका था, दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। जो सवाल जिस नंबर से पूछा जाता है, मतलब 5 नंबर या 15 नंबर, उस हिसाब से हम लोग आपको तैयारी करवा रहे थे। ठीक है, तो ये आपका दो सवाल कंप्लीट हुआ था। आज हमारा तीसरा सवाल है, जहां पर हमारे भारत का देखिए जो नामकरण हुआ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, वो 15 मार्क्स के लिए मिलता है, छोटे मोटे नंबर नहीं, 15 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे भारत के नामकरण की कहानी है, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसे इतिहास से जोड़ के बताना है, किससे कैसे हमारे भारत का जो नामकरण हुआ वो बताना है। तो अगर हम वैदिक धारा हमारे पास है, उन ग्रंथों के हिसाब से चले, जो प्रजापति ऋषभदेव है उनके जो ज्येष्ठ पुत्र है जिनका नाम भरत था, उन्हीं के हिसाब से माना जाता है कि हमारे देश का जो नाम है वो भारतवर्ष का मूल आधार बना, कि हमारे देश का जो भारत बना उन्हीं के नाम के आधार बना। लेकिन आप कह सकते हैं कि आप किसी एक जन का पक्ष तो नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे भी पक्ष मिलते हैं जिन्होंने यहाँ पर विरोधात्मक, मतलब यहाँ पर विरोध, मतलब इस नाम के प्रति विरोध उल्लेख मिलता है हमारे पास है, जिनके संदर्भ में अगर कहा जाए तो कतिपय विद्वानों ने जो दुष्यंत पुत्र हो गए बेसिकली, जिनका नाम भरत था, उनके नाम को बेसिकली मूलाधार स्वीकार किया। यानी जैसे हम लोग अपने वैदिक ग्रंथों में मान के चलते कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत है, उनके नाम के साथ भारत वर्ष पड़ा। लेकिन आप जैसे आप भी बचपन में अपने कहानी पढ़े होंगे तो वहां पर दुष्यंत की कहानी पढ़े होंगे, तो वहां पर भरत के पुत्र का नाम के आधार पर माना जाता है कि हमारे देश का नाम जो भारत भारत रखा गया। लेकिन परंतु प्राचीनी जो हमारे साहित्य है इस तथ्य की पुष्टि नहीं करता है। उनके अनुसार जो हमारा तथ्य दिया जाता है वो ऋषभ देव को ही माना जाता है कि ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पे हमारा देश का जो नाम है वो भारत पड़ा। अब हमारा देश भारत एक अकेला ऐसा देश है जिस पर जब जिसने राज किया उसने क्या किया, अपने हिसाब से इसमें चेंजेस किया। आपने क्लास सेवेंथ या क्लास सिक्स हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहां पर भी ये चीज आपने पढ़ा है कि जैसे जिस हिसाब से जिस रूलर ने अपने हिसाब से क्या किया, जिस जगह था उस हिसाब से नाम कर रखा। तो जैसे पहले हिंदुस्तान कहलाया, फिर इंडिया कहलाया, किंतु हमारे देश का वास्तविक नाम जो है वो भारत है। वो सदियों से अनवरत चला आ रहा, मतलब हमारे देश का नाम भारत है, वो हमेशा चलता है, चलता है, चलता रहेगा। यह नाम सिर्फ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारे देश की आन बान शान सदैव हमेशा बनी रहेगी, और ये सर्वविदित है, ये बात आपको मालूम होगी। किंतु अगर हम बात करें कि क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो नामकरण भारत है वो वास्तव में कौन से भरत के नाम पे हुआ, प्रमाण क्या कहते हैं, कैसे इस तथ्य की हम पुष्टि करता ही जानते हैं। तो हमारे देश में चर्चित भरत हुए यहाँ पर बहुत सारे, जिनमें आदि ब्रह्मा आदिनाथ एवं यशस्वी पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत हो गए, अभिज्ञानम शकुंतलम वर्णित जो दुष्यंत हो गए, शकुंतला पुत्र भरत हो गए, रामचरितमानस के दशरथ पुत्र हो गए, कैकेयी पुत्र एवं नाट्य शास्त्र प्रणेता भरत भी है। हालांकि बार बार दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत को ही भारतवर्ष नामकरण का आधार बताया जाता है, और इस निराधार संदर्भ को लगभग आरोपित किया जाता है, पढ़ाया भी जाता है और प्रचलित भी किया जाता है। किंतु कहा जाए वास्तविक सत्य जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और ही हमारे पास है। तो भारतीय ज्ञानपीठ से बेसिकली प्रकाशित एक पुस्तक है, ठीक है, और जिनका नाम है भारतनामा, जो हमारे देश के नामकरण विषय पर रखा गया है। उसके लिए इस विषय को हम लोग मान के चलते हैं कि परिमार्जित एवं प्रामाणिक संदर्भों सहित पुस्तक करने से पहले बहुत अध्ययन किया गया, और जानबूझकर पुस्तक स्वयं न लिखकर मैंने अपने जो शोध कार्य है, मतलब जो भी जैसे डॉक्यूमेंट्री है, उनको यहाँ पर संपादित कर पाठकों को सौंपा है। इसका ये तीसरा परिवर्तित संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ। पुस्तक में इस विषय पर हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, पंजाबी एवं अंग्रेजी में भी जो प्रमाण है वो पूर्णतः लिखत मिलते हैं हमारे पास है। वेद, पुराण, उपनिषद तथा अन्य ग्रंथों में उद्धृत जो संदर्भ है उदाहरण के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि इस देश का जो नामकरण है
वो भारत वास्तव में जो अयोध्या अधिपति आदिनाथ ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे चक्रवर्ती सम्राट भरत, उन्हीं के नाम पे ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये किताब के आधार पर बताया जा रहा है। विश्व धर्म संसद के जो अध्यक्ष है डॉक्टर आचार्य प्रभाकर मिश्रा, वासुदेव सरन अग्रवाल, सूर्यकांत बाली, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक एम सी जोशी और जो पद्म भूषण से सम्मानित बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर मुनीलाल रंगा, कैलाश वाजपेयी, प्रोफेसर कुलदीप कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे और कितने ही यहाँ महान विचारक, लेखक, चिंतक, इतिहासकारों के लेख जो है वो भारतनामा में संकल्पित है। वानगी के लिए कुछ संदर्भ यहाँ पर मतलब कुछ बताया जा रहा है, किस आधार पर बताया गया है। ठीक है, तो भारतम कुलम एक पेज संख्या यहाँ पर बताया जा रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि इसी शकुंतला पुत्र भरत है, उसी से इस भूखंड का नाम क्या हुआ हमें मिला है, भारत प्राप्त हुआ है। इसी कारण यह जो कौरव वंश बेसिकली भारत वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस वंश के बाद में जो राजा हुए भारत, ठीक है, तो भारतवंशी कहलाए। पर ये निश्चय है, ये परवर्ती मत है। ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत 6 मनवंतर और कह सकते हैं 426 दिव्य योगों के बाद हुए थे। इधर इससे बहुत पूर्व ही पहले इस देश का नाम क्या हो चुका था, भारत हो चुका था। महान कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध जो पुस्तक है बेसिकली अभिज्ञानम शकुंतलम में ही शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष देश का नामकरण नहीं हुआ है, ये चीज उल्लेख उन्होंने किया हुआ है। निश्चय ही ऋषभ देव जो है बेसिकली उनके जो पुत्र है भरत के नाम पर ही हमारे देश भारतवर्ष का नाम रखा गया होगा। भारतनामा पृष्ठ संख्या 127 में बताया जा रहा है कि ऋषभ देव पुत्र भारत का वर्णन ऐसे तो जैन परंपरा तथा ब्राह्मण दोनों परंपराओं में इसका उल्लेख मिलता है, किंतु दोनों परंपराओं में उनके जीवन का जो चित्रण है बेसिकली वो अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार क्या अलग अलग रीति से किया गया है। इसी कारण जो जैन धर्म के ग्रंथ हो गए और ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों में वर्णित जीवन चरित्रों में हमें बहुत सारी समानता देखती मिलती है, लेकिन कुछ यहाँ पर तथ्य के आधार पर जो तथ्यात्मक अंतर है वो भी यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज देखने मिलती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर वैदिक धारा में के ग्रंथों में प्रजापति जो ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत को ही यद्यपि इस देश के नाम का मूल आधार माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग भी हैं, ठीक है, जो इस बारे में विरोधात्मक उल्लेख लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है हमें सर कि एक किताब पुस्तक बताया जा रहा है वेदांत केसरी में श्री ए चिंतामणि ने अपने जो लेख है ऋषभ देव और आदि शैव धर्म में लिखा है कि प्राचीनता में उत्तरीय तो इच्छा कौन सी ऋषभ जो भगवान ऋषभ देव है उनके यहाँ पर मिलते हैं, जो जैनों के क्या थे बेसिकली प्रथम तीर्थंकर थे और जिन्होंने आर्यों को अहिंसा धर्म का बेसिकली पाठ पढ़ाया था। ऋषभ देव होगा यहाँ पर माफ करिएगा, ऋग्वेद सॉरी माफ करिएगा, ऋग्वेद में हमारे पास क्या है, इन्हीं ऋषभ देव की प्रशंसा भी की गई है और जो श्री हमारे भगवत गीता है यहाँ पर कुरान में इनको विष्णु का अवतार भी घोषित किया गया है। ऋषभ का जो चरित्र है वो हिंदू पुराणों में भी वैसा ही है जैसा कि जैन शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। दोनों ही उनके पुत्र भरत बताते हैं जिनके नाम से यह देश हमारा जो भारतवर्ष है वो नाम कहलाया है। अनेकानेक ऐतिहासिक हमारे पास पुरातात्विक धार्मिक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रमाण यही उल्लेख करते हैं और मुझे आशा है कि हमारे देश के वास्तविक नाम जो भारत है बेसिकली भारत है इसके नामकरण के वास्तविक एवं पौराणिक आधार को संज्ञान में अवश्य लिया जाएगा और सत्य रूप से इसे बेसिकली प्रतिष्ठित भी किया जाएगा कि किनके नाम पे वास्तविकता पे हमारे देश का जो नाम रखा गया वो बताया जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर ये सवाल आता है तो आपको 15 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा, मिनिमम 3 पेजेस में आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला सवाल आज के इस वीडियो का। अब यही सवाल अगर आप में से जो भी बच्चे अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे आज के वीडियो का, डिस्कस द स्टोरी ऑफ इंडियाज नेमिंग, भारत के नामकरण के बारे में जो कहानी है वो कहानी अभी हमने आपको हिंदी में पढ़ाई, वही कहानी आपको इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें, ठीक है, और इसी चीज को आप इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसे कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जो बातें हमने आपको हिंदी में समझाई वही बातें देखिए यहाँ आपको इंग्लिश में भी लिखी हुई है। कोई भी यहाँ फर्क आपको नहीं मिलेगा, इसलिए चिंता ना करें। आप बस वीडियो को पॉज करें, उस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब चौथा क्वेश्चन हमारे पास पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले समझिए कि आप पेपर में आपको अगर 5 नंबर का अगर आता है और 15 नंबर का आता है तो हम क्या कितना लिखना चाहिए। अगर 5 नंबर का आता है तो याद रखिएगा हमेशा 1 पेज से 1.5 पेज लिखिएगा, और 15 नंबर का अगर सवाल आता है आपको, ठीक है, तो मिनिमम आपको 3 पेजेस का आंसर लिखना पड़ेगा। तो जैसा भी रहेगा सवाल को पढ़िएगा, पहले सवाल में लिखा हो रहा है कितना नंबर रहेगा, उस हिसाब से क्या करिएगा, जो भी शब्द रहेंगे आपके वो उनको अपने हिसाब से बना के लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आपको ये सवाल जो है वो इंग्लिश में भी आपको आंसर यहाँ दिखा दिया। आप में जो बच्चे इसे नोट डाउन करना चाहते हैं वो इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अपना अगला जो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा और वास्तविकता में रियल में इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, उसको चलिए हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि प्राचीन काल में
जो उद्योग थे उनकी विवेचना आपको करनी है, यानी जो बेसिकली बिजनेस थे या जो ट्रेड्स थे बेसिकली उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या समझते हैं। तो प्राचीन काल में जो व्यक्ति है वो खानाबदोश अवस्था, यानी जिसे हम लोग ट्राइबल स्टेट कहते हैं, उस अवस्था में रहता था। और उसका जो जीवन था काफी असुरक्षित था, क्योंकि कहीं भी रहना था, उससे कहीं भी सरवाइव करना था। तो सुरक्षा की भावना के कारण व्यक्ति क्या रहने लगे, बेसिकली ग्रुप्स में या झुंड में रहने लगे, और लोगों के बीच में एक सामूहिकता का विकास पैदा हुआ यहाँ पर। और कालांतर में यही जो ग्रुप थे या झुंड जो थे वो गांव में धीरे धीरे परिवर्तित हुए। गांव का प्रमुख एक जो गांव का प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि था। परंतु जनसंख्या एवं आवश्यकताओं के विकास के कारण धीरे धीरे लोहे के ज्ञान से उत्पादन से अतिरेक के कारण नए नए कह सकते हैं उद्योग धंधों का विकास हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर जो नगरीकरण है उसकी प्रक्रिया धीरे आरंभ हुई। धीरे-धीरे व्यवसायों की जटिलता ने क्या किया, जो व्यक्तिगत उद्योग थे, उनकी उपेक्षा एक सामूहिक उद्योग धंधों को विकास शुरू किया कि सभी लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। व्यापारियों ने क्या किया, अपनी सुरक्षा एवं व्यापारों के लिए बेसिकली एक संघ या श्रेणी गिल्ड टाइप का निर्माण किया। इन संघों का बेसिकली कार्य यही था कि व्यापार की उन्नति करना है तथा जो व्यापार संघर्ष है उनको निपटाना था। प्राचीन काल में इसी संगठित समूह को पुत्रगण, संघ, व्रात, निगम या श्रेणी भी कहा जाता था। विभिन्न श्रेणियां विभिन्न विभिन्न व्यापारिक समूह को प्रतिनिधित्व करती थी। भारत में कहा जाए तो भारत के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने में इन्हीं श्रेणी या वर्गों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे पास है। ठीक है, अब हम अपने इतिहास पे चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम चलते हैं हड़प्पा से वैदिक काल यानी 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक कृषि पशुपालन के अतिरिक्त हड़प्पावासी शिल्प तथा उद्योग धंधों में क्या कर रुचि लेते थे। इस समय विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का प्रचलन था। खुदाई से प्राप्त जो कताई बुनाई के जो उपकरण जिनमें तकली हो गया, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना भी एक कह सकते हैं प्रमुख उद्योग था। वे लोग वस्त्रों की कढ़ाई करना भी जानते थे। रंगे हुए बर्तनों से हमें पता चलता है कि जो सैंधव लोग थे रंगाई के काम करने में परिचित थे। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना हो गया, खिलौने बनाना हो गया, मुद्राओं का निर्माण करना हो गया, आभूषण और गुड़ियाओं का निर्माण करना हो गया, कौड़ी बनाना आदि अनेक बहुत सारे कार्य करते थे। धातुओं में हमें सोना, चांदी, तांबा, कांसा, शीशा का उन्हें ज्ञान था, क्योंकि उस टाइम लोहे की जानकारी नहीं हुई थी। ठीक है, वे माप के 16 के गुणज का इस्तेमाल करते, मतलब 16 का टेबल से इस्तेमाल करते थे। चांदी न केवल आभूषण था बल्कि बर्तन भी बनाए जाते थे पहले। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल करते थे, तो बर्तन भी बनते थे। हड़प्पावासी जो थे आभूषण के लिए कंगन भी तैयार करते थे। इस काल में उद्योग एवं व्यापार का काफी विकास हुआ। इनका व्यापारिक जो संबंध था उसके लिए वो मेसोपोटामिया सभ्यता जो माना जाता है विश्व का सबसे पुरातन सभ्यता माना जाता है, उसके साथ व्यापारिक संबंध भी था। वैदिक काल में जो कृषि एवं पशुपालन के साथ जो लोगों का व्यवसाय था और व्यापार भी उन्नति पर था। महाभारत में अगर हम देखिए अनेक व्यवसाय का हमें उल्लेख मिलता है जो विभिन्न स्थान पर बेसिकली श्रेणियां बनाकर रहते थे। प्रमुख व्यवसायी में अगर कहा जाए तो स्वर्णकार, लोहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तुंदुवाई, वैद्य आदि का यहाँ बहुत सारा उल्लेख मिलता है हमें। अनेक व्यवसायी अपने शिल्प एवं निपुणता हमने जो अपने शिल्पों में निपुणता हासिल कर ली थी। हाथी दंत, स्वर्ण, मणि तथा विद्युत रत्नों से जो सुंदर आभूषण वो भी बनाए जाते थे। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों ही क्या कर रहे थे, उन्नत अवस्था में थे। व्यापार मुख्यतः कहा जाए तो वैश्य जाति के जो लोग थे वो लोग करते थे यहाँ पर। अगर हम उत्तर वैदिक काल में चलते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हमें जनपदों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। कृषि उद्योग, व्यापार वाणिज्य आदि विकास ने ना प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को रूपांतरित किया, मतलब जो शहरी अर्थव्यवस्था थी उसे बदल दिया हमारे पास। अब छोटे छोटे जनों का स्थान जो था वो उन्होंने जनपदों का ग्रहण कर लिया था। ईसा के अगर कहा जाए तो ईसा पूर्व के जो 6ठी शताब्दी आते थे जो जनपद थे अब वो महाजनपद विकसित हो चुके थे। 16 महाजनपद धीरे धीरे मगध के नेतृत्व में एक केंद्रीकृत सेंट्रलाइज हो गए। और मगध साम्राज्य के पतन के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी थी, जातक जो हमारे जातक ग्रंथ है, ठीक है, उनमें 18 श्रेणियों का यहाँ पर उल्लेख भी मिलता है। इसमें हो गया हमारे पर अंग्रेज, चर्मकार, बुनकर, बढ़ई, दंतकार, चित्रकार, धान्य के व्यापार हो गए, तेली, कसाई, मल्लार, लाली, मछुए, सातवा आदि लोगों की श्रेणियां की यहाँ चर्चा की गई है। ठीक है, इन श्रेणियों का व्यापार जो है बाद में पैतृक हो गया, मतलब पैतृक खानदान से हो गया। श्रेणियां विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से समाज की उन्नति में योगदान दे रहे थे। वे मंदिर हो गए, विश्वविद्यालय, धर्मशाला आदि भी बनाए कार्य करते थे। अब वस्त्रों का देखिए क्या योगदान था। वस्त्र जो है मौर्य युग का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग धंधा वस्त्र तैयार करना था। सूती कपड़े के व्यवसाय के लिए बनारस, वत्स, अपरांत, महिसा, बंग, मुंडुरा आदि जो नगर थे विख्यात थे। इन स्थानों पर कपड़ा तैयार करने के अनेक कारखाने थे। कपड़े बुनने वाले जो जुलाहे के नाम से पुकारे जाते थे। कपड़े बनने के बाद सन के सूत का भी यहाँ प्रयोग किया जाता था। सूती कपड़ों के अलावा जो ऊनी वस्त्र होते हैं, जो रेशम की सिल्क के कपड़े होते हैं, उनका पर्याप्त मात्रा में बनाए जाते थे।
अर्थशास्त्र में कई प्रकार के यहाँ पर जो ऊनी कम्बलों है उनका उल्लेख मिलता है। नेपाल से ऊनी कपड़ा जो है मंगाया जाता था, और बेसिकली जो मैगजीनीज के अनुसार भारतीय जो लोग थे वो मलमल के बारीक कपड़े पहनते थे, जिन पर जरी का काम, डिजाइनिंग काम होता था। और बंगाल मलमल कपड़े बनाने में काफी फेमस था। कपड़े विविध रंगों के होते थे। साथ ही साथ अगर उद्योग धंधे में हथियार की बात करें तो हथियार उद्योग काफी महत्वपूर्ण था। इसके लिए एक अलग अमात्य अथवा जो मंत्री होता था, या मुख्यमंत्री, सॉरी, जैसे मंत्री होता, मंत्री पोस्ट हो गया, जिससे आयुधारक, बेसिकली आयुधारक कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र के निर्माण का शिल्प और उद्योग जो है वो मतलब कि राज के नियंत्रण में होता था। हथियार रक्षात्मक और आपको दोनों ही प्रकार के होते थे, जिनका जो सारा का डिपार्टमेंट था वो बेसिकली मंत्री के अंतर्गत होता था, और उनके अधीन काम करने जो कारीगर से बनाया जाता था। धातु जो है, भूमि से अनेक प्रकार की धातु भी निकाली जाती थी। कौटिल्य से हमें इसलिए मालूम चलता है कि उस काल में सोना, चांदी, सीसा, रांगा, कांसा, पीतल आदि अनेक धातु, आभूषण, बर्तन, शस्त्र तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में काम आती है। सोना तो इस देश की इतने बहुलता से पाया जाता था कि यवन में यह काफी प्रचलित थी कि भारत में सोना खोदने वाली चीटी आती, सोचिए। सोना और चांदी का आभूषण आभूषण बनने के लिए किया जाता था। लोह तथा तांबे से अस्त्र शस्त्र बर्तन बनते थे। और अरियन लिखता है कि भारत के जो धनी लोग थे अपने कानों में हाथी दांत के मूल्यवान आभूषण पहनते थे। खनिज पदार्थों की खाने का प्रबंध जो है प्राय सरकार स्वयं करती थी, परंतु कभी कभी कुछ खाने थे बेसिकली ठेके पर दे दिए थे। समुद्र से मनी हो गया, रत्न, शंख हो गया, सीप हो गया आदि निकालने का कार्य भी एक सरकारी अध्यक्ष की देखरेख में किया जाता था। जो काष्ठ थे, बेसिकली जो वनों से लकड़ी काटने, ढोना और नाना प्रकार के प्रयोग करने की व्यवस्था जो है ये काफी उन्नत थी। लकड़ियों की छाल हो गई, बांस, लता, रेसे आदि का अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग किया जाता था। उत्तम कोटि की लकड़ी थी, उनका जहाज, नौका में काम आता था। लकड़ी का उपयोग घर के दरवाजे हो गए, फर्नीचर, बैलगाड़ी, रथ, संदूक, घर गृहस्थी जो भी सामान होते थे उनमें इस्तेमाल होता था। मौर्य काल में जो बढ़ई थे वो अपनी कला में काफी ज्यादा यहाँ पर निपुण थे। तो ये था हमारे पास हमारा दूसरा क्वेश्चन, कि अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन काल में जो लोग उद्योग धंधे करते थे वो किस प्रकार के करते थे, जानकारी पूछा जाए, तो आप इसे 15 नंबर का सवाल आता है, आप इस पर बनाकर लिख सकते हैं। अब यही सवाल अगर आपको इंग्लिश में पूछे तो क्या आप इस क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। डिस्कस इंडस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स। और इस सवाल को आप यहाँ से वीडियो को पॉज करें। जो बातें हमने आपको अभी हिंदी में बताई वही चीज यहाँ पर सेम टू सेम आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इसे वीडियो को पॉज करके आराम से इसे लिख सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो के थ्रू। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। ये वीडियो कैसा लगा और आप सभी बच्चों को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि आप सभी बच्चों को आपके एग्जाम से पहले सारे के सारे जो टॉपिक्स रहने वाले वो कवर हो जाएंगे। आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, ये जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ताकि आप सभी बच्चों के लिए हम लोग और बेहतर तरीके से इस चीज को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो शेयर करिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।